जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35। दोस्तों बेसिकली ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट होता है, बट इसे किसी पार्ट में क्लासिफाइड नहीं किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो टोटल 6 पार्ट में क्लासिफाइड है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बट इन इसको जो आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35 को इनमें से किसी भी पार्ट में नहीं रखा गया है। तो बेसिकली ये मिसलिनियस के पार्ट हैं। तो हम चलिए समझते हैं कि इनको मतलब इनमें क्या बात कही गई है। बट इससे पहले अगर आपने पहले वाली फंडामेंटल राइट की वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसको देखें और समझें कि किस फंडामेंटल राइट के अंदर, किस पार्ट के अंदर क्या बात कही गई है। इसके अलावा दोस्तों हमने राइट टू प्रॉपर्टी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया था फंडामेंटल राइट में, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर से रिपील कर दी गई है। बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के पूरे फंडामेंटल राइट की हमने उसको भी देखा, उसको भी समझा कि उसमें क्या बात कही गई थी। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35 को एक एक करके। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारा आर्टिकल नंबर 33 है, आर्टिकल नंबर 33 है, ये जो है इट पुट रिस्ट्रिक्शन जो है, ये रिस्ट्रिक्शन पुट करता है इसके ऊपर। इट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपुल हु आर हु आर द पार्ट ऑफ फोर्सेज। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, ये किनके जो है ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट करता है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन पुट करता है उन पीपुल के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि जो है फोर्सेज के पार्ट है, जो कि किसी ना किसी फोर्सेज के पार्ट है। जैसे कि आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, सीएपीएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस वाले हैं, या फिर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रा, सीबी, सीआईडी, या फिर ऐसे ईडी, या फिर मतलब ऐसे किसी में है, तो फिर आपको कुछ जो है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट है चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये हो गई कि किनके किनके फंडामेंटल राइट को जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जो लोग फोर्सेज के पार्ट है, कौन कौन से, हमने आपको बताया कि जो लोग आर्म फोर्सेज में हैं, आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इसके अलावा जो लोग पुलिस फोर्सेज में हैं, पुलिस फोर्स में हैं, इसके अलावा जो लोग जो है इंटेलिजेंस एजेंसी के पार्ट हैं, इनके जो है कुछ फंडामेंटल राइट को जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली बाकी फंडामेंटल राइट जो है वो हमें कुछ ना कुछ राइट देते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक राइट देते हैं। बट जो आर्टिकल नंबर 33 है ये कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट भी करता है। मतलब उनमें कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कौन कौन से लोग हैं, जो लोग फोर्सेज के पार्ट है, कौन कौन से फोर्सेज में, जैसे कि आर्म फोर्सेज हुआ, आर्म फोर्सेज में आप समझ सकते हैं नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री फोर्स तीनों आता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो लोग आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे सीएपीएफ, सीआरपीएफ, ऐसे जो लोग हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के पार्ट हैं। पुलिस फोर्स मतलब जितने लोग पुलिस में हैं सबके। इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि सीबीआई, सीआईडी, रा, ये जो ऐसे लोग आए उन सबके मतलब राइट को जो रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो हम ये समझ गए कि आर्टिकल नंबर 33 में क्या बात कही गई है कि इसमें जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है किनके ऊपर, जो लोग फोर्सेज के पार्ट हैं। कौन कौन से लोग, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे देखा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना होगा, आर्म फोर्सेज मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या मतलब, आर्म फोर्सेज में एक चीज आप और समझिए, जो आर्म फोर्सेज का मतलब यहाँ पे, आर्म फोर्सेज का जो मतलब है इसमें कुछ लोग और इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जो लोग बार्बर हैं, जो लोग कुक हैं, वहां पे जो लोग चौकीदार हैं, ये सब भी उसमें इंक्लूड होते हैं आर्म फोर्सेज के अंदर। कौन कौन, बार्बर, कुक, चौकीदार, ये सब लोग भी जो है, या फिर इट इज जो लोग और मतलब मिलिट्री में कुछ काम मतलब आर्म फोर्सेज में किसी न किसी मतलब इस पे है, किसी न किसी जगह पे हैं वो लोग, मतलब ऐसे जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, बार्बर हुए, कुक हुए, चौकीदार हुए, ये सब भी आर्म फोर्सेज के पार्ट माने जाते हैं। तो इन सब के जो कुछ राइट को जो रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब सवाल ये होता है वो कौन कौन से राइट है जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिनके ऊपर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 में जो भी फंडामेंटल राइट है, 90% केसेज में इनके पास ये राइट पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। आर्टिकल नंबर 19 हमारे पास कौन कौन से राइट हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन,
इन सब ये जो ऐसे सब राइट है इन सब के पास नहीं है। तो ये मतलब कौन कौन से राइट के इनके ऊपर जैसे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि भाई अगर आप फोर्सेज के पार्ट हैं, आप किसी मिशन पे हैं, तो आप खुल के नहीं बोलेंगे ना कि हमने ये किया, हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये इन सबको जो है प्रॉपर जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इसको किया गया है। इसलिए किया गया है, मतलब ये क्यों, अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्यों होता है? ये जो होता है इसलिए किया गया है क्योंकि एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनी रहे। एक प्रॉपर जो है डिसिप्लिन बनी रहेगी, मतलब उससे ये रहे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। आप ये नहीं किसी मतलब कहीं से ये लीक हो जाए, मतलब ये हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप मान लीजिए किसी मिशन पे जा रहे हैं, पहले बता दें हम तो मिशन पे जा रहे हैं, बाकी वहां से हमला हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इसको जो है आर्टिकल नंबर 33 को यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों ये बात हो गई। कौन कौन से हमारे पास जो इनके पास राइट नहीं है, जो कि हमारे पास है, जो कि नॉर्मल पर्सन के पास है। तो 90% केस में जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 में जो राइट्स हैं वो इनके पास नहीं होते, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब इनके पास जो है नहीं होते। या फिर फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक, या फिर ये लोग स्ट्राइक में भी नहीं जा सकते, ऐसा ना हो कि लोग स्ट्राइक कर दें, तो फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक वगैरह भी इनके पास नहीं होता। तो हमने ये समझा। इसके अलावा दोस्तों ये लोग जो है इसको लेके कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं कि ये लोग बोले कि हमारा तो जो है फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ, हम जाएंगे कोर्ट में। तो ये लोग इसको लेके, इस रिस्ट्रिक्शन को लेके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लेके कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं कि हमारा जो है राइट वायलेट हो रहा है, हमारे राइट पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो ऐसे में कोर्ट भी इन लोग को नहीं जा सकते, ये लोग नहीं जा सकते हैं। ये भी यहाँ पे बोला गया है, दे कैन नॉट गो टू कोर्ट, दे कैन नॉट गो टू कोर्ट। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे समझ लिया आर्टिकल नंबर 33 में क्या बात कही गई। बेसिकली आर्टिकल नंबर 33 में इतनी ही बात कही गई है जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया। क्या बात समझा? आर्टिकल नंबर 33 क्या बोलता है? ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है किसके ऊपर? जो लोग फोर्सेज के पार्ट है। कौन कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है? तो जो 90% केस में जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 में है जो राइट है वो सब इनके पास नहीं होते, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो है एसोसिएशन, ये सब इनके पास जो है नहीं होता है। इस पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ जाए, फिर ये लोग स्ट्राइक भी नहीं कर सकते हैं। ये लोग प्रेस से जो है ऐसे ना कि हमेशा प्रेस वालों से, मीडिया से ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इन सब के लिए जो इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और इसको लेके ये लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं कि हमारा ये राइट वायलेट हो रहा है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे एक चीज और समझा जो कि बहुत जरूरी है, आर्म फोर्सेज में वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जैसे जो लोग उसके पार्ट है आर्म फोर्स, मतलब कुछ ना कुछ काम करते हैं आर्मी में, जैसे कि बार बार चौकीदार, मतलब कूक, चौकीदार, ईटीसी, जो भी लोग उसके पार्ट हैं सब लोग। तो यहाँ पे हमने इतना सब समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 34 की तरफ। ये तो आर्टिकल नंबर 33 में हमने समझ लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए कि क्या आपको नहीं समझ में आया या फिर कहाँ पे आपको डाउट है, तो हम उसको भी एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में उसका हम जो है रिप्लाई दे पाए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आर्टिकल नंबर 33 की। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 34 की तरफ और समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 34 में जो है क्या बात कही गई है। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 34 होता है, आर्टिकल नंबर 34 जो है, इसमें जो है क्या बात कही गई है? मार्शियल लॉ की बात कही गई है। मार्शियल लॉ क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे? मार्शियल लॉ, आर्टिकल नंबर 34 जो है किसके बारे में बात करता है? मार्शियल लॉ के बारे में बात करता है। मार्शियल लॉ क्या होता है? जब हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो हमारे लोग मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, जब वो किसी लॉ और ऑर्डर को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जैसे कि तब उस समय क्या होता है? मिलिट्री रूल होता है। मार्शियल लॉ का मतलब सिंपल क्या है? मिलिट्री रूल से है, मिलिट्री रूल। अगर आपसे कोई बोले कि आर्टिकल नंबर 34 में क्या कहा गया है, तो आप बोल दिया कि आर्टिकल नंबर 34 में जो है मार्शियल लॉ की बात कही गई है। अब कोई आपसे पूछ ले कि मार्शियल लॉ क्या होता है, तो आप बताइए कि मार्शियल लॉ मतलब होता है मिलिट्री रूल। हालांकि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है कि मार्शियल लॉ बेसिकली होता क्या है, बट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो लोग लगाते हैं इससे, वो मिलिट्री रूल से लगाते हैं। तो दोस्तों आप चलिए समझते हैं कि मार्शियल लॉ में क्यों लगता है। तो दोस्तों जब हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज हैं, जब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, उस टाइम जो मिलिट्री अथॉरिटीज को जो है ये पावर दिया जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। उस टाइम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है वो मिलिट्री अथॉरिटीज के जो है मतलब कहे अनुसार काम करती है। उस टाइम जो हमारा नॉर्मल लॉ है इसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब इस नॉर्मल लॉ को खारिज कर दिया जाता है, और मिलिट्री अपने रूल के हिसाब से जो है डिसिप्लिन और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करती है।
तो हमने ये समझा कि मार्शल लॉ क्यों लगता है। व्हेन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल टू मेंटेन ऑर्डर एंड मतलब लॉ एंड ऑर्डर इन एनी एरिया, जिस समय मिलिट्री मतलब यहाँ के जो भी लोग मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के पार्ट है, जैसे कि डीएम हुए, एसपी हुए, पुलिस हुए, ये सब लोग जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के पार्ट हैं, जब ये लोग फेल हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, तब जाके मिलिट्री अथॉरिटीज को बुलाया जाता है, मिलिट्री को बुलाया जाता है कि आप आइए इस एरिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। उस टाइम क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल लॉ है वो सस्पेंड हो जाते हैं। मिलिट्री अपने रूल के हिसाब से जो है लॉ, जो उनका लॉ होगा, जो उनका रूल होगा, उसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करती है। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली उनका मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए जिस एरिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम ये सोचते हैं कि ये किस समय लगता है, किस जगह पे लगता है। तो दोस्तों जहां पे मतलब ये ऐसे जगह पे लगता है, ये ऐसे जगह पे इम्पोज किया जाता है जहां पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अब दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि वार हो गया, लाइक लाइक वार हुआ, या फिर इन्वेजन घुसपैठ हो गया, इन्वेजन हो गया, या फिर रिवोल्ट हो गया। ऐसा जब कोई कुछ होता है तो उस टाइम जो है मिलिट्री रूल लगाया जाता है। किस टाइम, जैसे कि वार का समय हो उस टाइम लगाया जाता है। इन्वेजन मतलब घुसपैठ हो गया, मतलब आतंकवादी घुसपैठ कर दिए और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उस समय भी लगाया जाता है मिलिट्री रूल, जैसे रिवोल्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों रिबेलियन, जैसे कुछ लोग विद्रोह कर देते हैं, रिबेलियन, तो उस टाइम जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज है, जो जो लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास है, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मिलिट्री को बुलाया, अब आप आइए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये समझ लिया। दोस्तों जब भी कभी मार्शल लॉ लगता है तो मिलिट्री अथॉरिटीज को, जो भी मिलिट्री के अथॉरिटीज है, उनको इतनी पावर होती है वो कि मतलब आप किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कौन किस किस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जब भी मार्शल लॉ लगा है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कई केसेस में जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये सब जो है आप कुछ फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो उस समय मिलिट्री, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारा फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हुआ है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मिलिट्री आपका जान भी ले सकता है। और मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको इतना पावर मिलता है, इतना पावर रहता है इस समय कि वो आपका जान भी ले सकता है। आपने सुना होगा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये क्या है बेसिकली, बेसिकली यही है, मिलिट्री रूल के दौरान ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगता है। उसमें मिलिट्री को इतना पावर होता है कि वो आपका जान भी ले सकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर उसे लगता है तो आपको जैसे अरेस्ट भी कर सकता है, डिटेंशन भी कर सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोलेंगे उस टाइम कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, क्योंकि उन्हें ये पावर मिली है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको कुछ पावर मिली अलग से। तो उसमें क्या क्या उनके पावर मिले कि वो आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी, जैसे कि कुछ आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हुआ, कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होता है, कई बार जो है आपको जो आपको अरेस्ट कर सकते हैं वो बिना वारंट के, आपको आपको डिटेंशन में रख सकते हैं, या फिर कई बार वो लोग आपको मार भी सकते हैं, गोली मार सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। तो दोस्तों ये बात हो गई मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों, इसको लेकर भी आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है मार्शल लॉ के दौरान। तो दोस्तों ऐसा आप नहीं कर सकते हैं जब भी मार्शल लॉ किसी एरिया में जो है लगा होता है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया इनके पास जो है क्या मार्शल लॉ में क्या बात कही गई है, मार्शल लॉ के अंदर क्या बात कही गई है, उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो लोग। तो हमने ये सब समझ लिया। तो हमारा आर्टिकल नंबर 33 34 दोनों कवर होता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 35 की तरफ। दोस्तों अगर आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है 34 में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि क्या दिक्कत है आपको, मैं कोशिश करूंगा कि जो है आपको बता पाऊं मैं। तो ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 34 की। हमने आर्टिकल नंबर 33 भी देख लिया। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 35 क्या बोलता है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 35 जो है, आर्टिकल नंबर 35 जो है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकता है। इट गिव पावर टू द पार्लियामेंट दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। इट गिव पावर टू पार्लियामेंट
that parliament can amend any of fundamental right, अब दोस्तों इसका मतलब क्या? आर्टिकल नंबर 35 क्या बात कर रहा है? आर्टिकल नंबर 35 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो भी फंडामेंटल राइट है, जो भी हमारे पास अभी फंडामेंटल राइट 12 से हमने 34 तक जो भी पढ़ा कि ये हमारे पास ये राइट है, ये राइट है, 12 से 34 तक हमने पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है। तो दोस्तों पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर सकती है। उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब जो भी चेंजेस हो, जैसे कोई अगर कल को कोई फंडामेंटल राइट हटाना है तो उसे जो है पार्लियामेंट हटा सकती है। कोई नया पार्लियामेंट मतलब नया फंडामेंटल राइट ऐड करना है तो नया फंडामेंटल राइट में जो है पार्लियामेंट ऐड कर सकते हैं। या फिर किसी फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट को लगता है कि इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत, सुधार करने की जरूरत है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसमें सुधार कर सकती है। तो दोस्तों ये कौन कर सकता है? फंडामेंटल राइट के अंदर चेंजेस कौन कर सकता है? तो फंडामेंटल राइट के अंदर चेंजेस पार्लियामेंट कर सकती है, बट स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये क्यों? केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकते हैं। ये क्यों ये क्यों हुआ? यहाँ किसके पास ये पावर दी गई है? कौन फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड कर सकता है? केवल पार्लियामेंट जो है इसको अमेंड कर सकती है। और कौन नहीं कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लोग इसको नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया है? ये क्यों कि पार्लियामेंट ही करे, ये ना करे? तो दोस्तों ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। क्यों? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, इसलिए कि मतलब पूरे देश के अंदर एक ही तरीके का ला चलता हो। ये नहीं कि हर स्टेट में अलग अलग ला है फंडामेंटल राइट को लेके। जैसे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो किसी स्टेट में कुछ दूसरी सजा दी जा रही है, किसी स्टेट में कुछ दूसरी सजा दी जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में एक कानून होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। मतलब जो कि हम जो सिटीजन ऑफ स्टेट है, सिटीजन ऑफ मतलब हम देश के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। सिटीजन ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट का मतलब इंडिया से था। स्टेट का मतलब आप किसी पार्टिकुलर स्टेट से ना समझिए, स्टेट का मतलब जो है इंडिया से होता है। हम देश के नागरिक हैं, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं। ये इसलिए किया गया है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे समझ लिया कि पार्लियामेंट के पास यूजिंग आर्टिकल 35 ये पावर होता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट में जो है चेंजेस कर सकती है, कोई नया फंडामेंटल राइट ऐड कर सकती है, किसी पुराने फंडामेंटल राइट को हटा सकती है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। किसके पास ये पावर है? पार्लियामेंट के पास। बट स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट्स ये पावर नहीं। जबकि कई बार जो है कुछ मैटर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में आते हैं, फिर भी स्टेट लेजिस्लेचर उस पर जो है कानून नहीं बना सकते, केवल पार्लियामेंट ही उस पर बना सकता है कानून। ये क्यों? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया। तो दोस्तों हमने देखा आर्टिकल नंबर 33 को भी कि 33 क्या बोलता है। ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है उन कुछ लोगों के ऊपर, किन के ऊपर? जो कि जो है फोर्सेज के पार्ट है। आर्टिकल नंबर 34 क्या बोलता है? मार्शल लॉ के बारे में बात करता है। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल। आर्टिकल नंबर 35 क्या बोलता है? ये पार्लियामेंट को कुछ पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी चेंजिंग कर सकती है। जैसे कि कोई नया फंडामेंटल राइट ऐड करना है, किसी पुराने फंडामेंटल राइट को हटाना है, या फिर किसी फंडामेंटल राइट के अंदर जो है अमेंडमेंट करना है, तो ये सब पार्लियामेंट के पास पावर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है कुछ, जैसे आपको किसी आर्टिकल में कुछ दिक्कत है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप बेझिझक जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करता बनेगा तो मैं उसमें करूंगा, वरना मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के उसको कवर करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।